हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम बीए प्रोग्राम थर्ड सेमेस्टर मेजर हिस्ट्री का जो टॉपिक है पुनर्जागरण के कारण वो करने वाले हैं। तो आखिर क्या कारण थे पुनर्जागरण होने के। तो पुनर्जागरण जो है वो कोई आकस्मिक घटना नहीं थी जो अचानक से घटित हो गई हो, बल्कि मानव समाज ने लगभग 2 शताब्दियों तक प्रयास किया था पुनर्जागरण के लिए, एंड उसी का परिणाम था जो 1350 में पुनर्जागरण हुआ इटली में, एंड देन पूरे यूरोप में फैल गया। ठीक है, पुनर्जागरण के लिए कौन कौन से कारण उत्तरदायी माने जाते हैं। तो पहला है धर्मयुद्ध यानी कि क्रूसेड्स। धर्मयुद्ध जो थे वो आपको पता ही होगा, पश्चिमी यूरोप के जो ईसाई थे और मुसलमान जो थे उनके बीच में हुआ था। क्यों हुआ था? जेरूसलम जो है उसके ओनरशिप को लेकर। ठीक है, ईसाई जो थे वो चाहते थे कि यरूशलेम जो है उस पर उनका नियंत्रण हो जाए, क्योंकि वो उसको जीसस का बर्थ प्लेस मानते थे, जबकि जो मुसलमान थे वो जेरूसलम को इम्पोर्टेंट मानते थे क्योंकि वहाँ पर उनकी बहुत बड़ी मॉस्क थी। ठीक है, तो इसके लिए दोनों में विवाद हुआ, दोनों में लड़ाइयाँ हुई, उन्हीं को धर्मयुद्ध का नाम दिया गया। ठीक है, धर्मयुद्ध ने पुरानी मान्यता और विचारों के स्थान पर नए सिद्धांतों विचारों को जन्म दिया। इन धर्मयुद्धों का परिणाम ये हुआ कि यूरोप के जो लोग थे वो पूर्व के लोगों के संपर्क में आए। जब वो संपर्क में आए तो उनका जो कल्चर है वो एक्सचेंज हुआ। ठीक है, मतलब कि उन दोनों को एक दूसरे के कल्चर यानी कि एक दूसरे की संस्कृति के बारे में पता चला। ठीक है, ये पूर्वी संपर्क का ही परिणाम था कि यूरोप वासियों को तर्कशास्त्र, प्रयोग पद्धति, वैज्ञानिक खोजों की जानकारी मिली। ठीक है, धर्मयुद्ध ने यात्रा और भौगोलिक खोजों को भी प्रोत्साहित किया। धर्मयुद्ध ने किसको प्रोत्साहित किया? यात्राओं को एंड भौगोलिक खोजों को। ठीक है, ये ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज हुई। जो दूसरा कारण था इसका पुनर्जागरण का वो था सामंतवाद का पतन। ठीक है, सामंतवाद का पतन हो गया। धर्मयुद्ध और वाणिज्यिक व्यापार के विस्तार के परिणाम स्वरूप क्या हुआ? एक जागरूक मध्यम वर्ग यानी कि मिडिल क्लास का उदय हुआ। ठीक है, मिडिल क्लास लोग आए। ठीक है, जिससे तात्कालिक शासकों से पर्याप्त समर्थन प्राप्त हुआ। वो जो मिडिल क्लास लोगों का उस टाइम पर उद्भव हुआ, उनको उस टाइम पर जो शासक थे जो वहाँ पर शासन कर रहे थे उनसे भी कंप्लीट सपोर्ट मिला। ठीक है, लेकिन इसी मध्यम वर्ग ने 5वीं शताब्दी से जो सामंती व्यवस्था चली आ रही थी उस पर प्रहार किया। ठीक है, मतलब कि वो जो मिडिल क्लास वर्ग एमर्ज हुआ था, मिडिल क्लास जो एमर्ज हुए थे धर्मयुद्ध एंड ट्रेड बढ़ने के कारण, उन्होंने क्या किया? उन्होंने सामंती व्यवस्था का विरोध किया। ठीक है, जो मिडिल क्लास वर्ग था वो बहुत ज़्यादा जागरूक था एंड उसने सामंती व्यवस्था का विरोध किया एंड उसको उखाड़ फेंका। ठीक है, जो कि रेनेसां का यानी कि पुनर्जागरण का मुख्य कारण माना जाता है। अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट रीज़न था पुनर्जागरण का वो था कुस्तुनतुनिया का पतन। मतलब कि कुस्तुनतुनिया जो राज्य था उसका दमन हो गया, उसका पतन हो गया। 1453 में क्या हुआ? जो तुर्क थे उन्होंने पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी कुस्तुनतुनिया पर कब्जा कर लिया। उस समय कुस्तुनतुनिया जो था वो शिक्षा का बहुत ही बड़ा केंद्र था, दूर दूर से लोग वहाँ पर पढ़ने के लिए आते थे। ठीक है, लेकिन अब क्या कर लिया गया? तुर्कों द्वारा उस पर कब्जा कर लिया गया। बट जो तुर्क थे उनको सिर्फ युद्ध करना पसंद था, उनको शिक्षा, ज्ञान, कला इन सब के प्रचार या प्रसार में कोई भी रुचि नहीं थी, कोई इंटरेस्ट नहीं था। इसीलिए वहाँ पर मौजूद जितने भी लेखक थे, वैज्ञानिक थे, दार्शनिक, कलाकार, ठीक है, या फिर अन्य देशों से जो लोग आए थे, जैसे जो भी वहाँ पर निवासी थे, उन्होंने क्या किया? माइग्रेशन कर दिया। मतलब कि वो उस देश को छोड़कर यूरोप के अन्य देशों में चले गए, जैसे इटली, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड आदि में वो चले गए। ठीक है, अपने साथ वो प्राचीन ग्रीक और रोमन ज्ञान और विचार के तरीकों की किताबें और पांडुलिपियाँ भी ले गए। अब जब वो अपने साथ बुक्स लेके जाएंगे तो कॉमन सी बात है वहाँ पर जो लोग होंगे उनको भी बताएंगे उन बुक्स के बारे में। वहाँ के लोग उन बुक्स को पढ़ेंगे तो उनको भी कल्चर का पता चलेगा। तो इस तरीके से कल्चरल एक्सचेंज हुआ। ठीक है, संस्कृति का आदान प्रदान हुआ। ठीक है, जिसने पुनर्जागरण में काफ़ी इम्पोर्टेंट, काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेक्स्ट जो रीज़न था पुनर्जागरण का वो था व्यापार और वाणिज्य का विकास। व्यापार और वाणिज्य बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। ठीक है, पुनर्जागरण का एक प्रमुख कारण व्यापार वाणिज्य का विकास था। धर्म युद्ध के फलस्वरूप यूरोप के पूर्वी देशों के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित हुए। ठीक है, जो वेस्ट यूरोप के लोग थे उन्होंने ईस्ट यूरोप के लोगों से ट्रेड करना, व्यापार करना शुरू कर दिया। ठीक है, स्टार्ट कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? यूरोपीय व्यापारी जो थे वो यरूशलेम और एशिया माइनर के तटों पर बस गए, जिससे व्यापार में और भी ज़्यादा वृद्धि हुई। ठीक है, इससे क्या हुआ? इससे जो यूरोप था वो इंटरनेशनल सेंटर बन गया ट्रेड का। ठीक है, सबसे पहले यूरोपीय व्यापारी पूर्व के प्रगतिशील विचारों से
परिचित हुए। जो यूरोप के, वेस्ट यूरोप के जो लोग थे, जो उस टाइम पर वो सुपरस्टिशंस यानी कि अंधविश्वासों से घिरे हुए थे, अब उनको, जब उन्होंने ईस्ट यूरोप के लोगों से व्यापार करना शुरू किया तो उनको काफ़ी चीज़ों के बारे में पता चला। जैसे उनको लॉजिक्स के बारे में पता चला कि हर चीज़ के पीछे क्या लॉजिक होता है, ठीक है। उन्होंने साइंटिफिकली सोचना स्टार्ट कर दिया। जब व्यवसाय में समृद्धि हुई तो कॉमन सी बात है, शहर भी बसेंगे, ठीक है। तो जैसे जैसे व्यापार बढ़ा, जैसे जैसे व्यापार में वृद्धि हुई, वैसे वैसे शहरीकरण को भी प्रोत्साहन मिला, ठीक है। बहुत सारे शहर बने, जैसे वेनिस, फ्लोरेंस, मिलान, लिस्बन, नूनबर्ग, ये सब शहर बने, ठीक है। इसके अलावा यूरोप के जो शहर थे वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के केंद्र बनने लग गए, ठीक है। यूरोप के शहर क्या हो गए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के केंद्र बन गए। इन शहरों ने विचारों के आदान प्रदान और ज्ञान के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि व्यापार का वो केंद्र बन गया था, ठीक है। तो जो व्यापार का केंद्र होता है वहाँ पर दूर दराज के देशों से लोग आते हैं व्यापार के लिए। तो जब एक जगह पर अलग अलग देशों के लोग आएंगे व्यापार के लिए तो कॉमन सी बात है, विचारों का आदान प्रदान होगा, ज्ञान का आदान प्रदान होगा। तो इस तरीके से क्या हुआ, संस्कृति, विचार, ज्ञान, कला, इन सब का आदान प्रदान हुआ एंड इसने पुनर्जागरण में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है। तीसरा, व्यवसाय का विकास हुआ तो एक उभरते पूंजीपति वर्ग यानी कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी जो है वो भी डेवलप हुई, ठीक है। पूंजीपति वर्ग आया जो बहुत ही अमीर था, जिसके पास पैसों की कमी नहीं थी। इस वर्ग ने सामंतों को मिलने वाले विशेष अधिकारों की मांग की, ठीक है। इस वर्ग ने कहा कि जो अधिकार, जो विशेष अधिकार फर्स्ट एंड सेकंड एस्टेट के लोगों को मिल रहा है वो हमें ही मिलना चाहिए। तो इसके कारण क्या हुआ, बुर्जुआ सामंती संघर्ष की शुरुआत हुई। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्या हुआ, नेक्स्ट जो रीज़न था पुनर्जागरण के पीछे का वो था कागज़ व मुद्रण मशीन का आविष्कार। कागज़ का आविष्कार हो गया, ठीक है। तो यूरोपीय लोग जो थे उन्होंने मध्य युग में अरबों के माध्यम से कागज़ बनाना और छपाई करना सीखा था, ठीक है। कागज़ बनाने की और छपाई की कला उन्होंने किससे सीखी थी, अरबों से सीखी थी, ठीक है। 15वीं शताब्दी में गुटेनबर्ग नाम का एक व्यक्ति था जो कि जर्मनी से बिलोंग करता था। उसने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया, जिससे बौद्धिक विकास को बहुत ज़्यादा गति मिली, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट बढ़ गया, ठीक है। धीरे धीरे ये जो उपकरण है प्रिंटिंग प्रेस की, ये जो मशीन थी, ये इटली, ठीक है, स्पेन, फ्रांस, इन सभी देशों में फैल गई। इसका परिणाम ये हुआ कि अब मशीन के माध्यम से किताबें बहुत जल्दी बहुत भारी संख्या में छापी जाने लग गई, ठीक है। जब ये मशीन पहली बार बनाई गई तो बाइबल की 108 प्रतिलिपियाँ निकाली गई थी, ठीक है। इसका एक और परिणाम हुआ, इसका ये परिणाम हुआ, पहले जो किताबें थी वो हाथों से लिखी जाती थी तो उसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता था, प्लस में काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी लगती थी। इस वजह से उसका प्राइस बहुत ज़्यादा होता था, जिसके कारण जो कॉमन पीपल थे, मतलब कि जो आम जनता थी, वो अफोर्ड नहीं कर पाती थी उन बुक्स को ख़रीदना, क्योंकि वो बहुत महंगी होती थी, क्योंकि हैंड रिटन होती थी। लेकिन जब प्रिंटिंग प्रेस आ गई, जब मशीन आ गई, तो किताबें मशीनों से छपने लग गई, बहुत भारी संख्या में किताबें छपी, जिसकी वजह से उसका मूल्य कम हो गया, ठीक है। क्वांटिटी बढ़ेगी तो मूल्य कम हो जाएगा, तो मूल्य कम हो गया तो आम जनता जो है वो भी उसको ख़रीद पाई एंड जो नॉर्मल लोग थे उन्होंने भी बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर दिया, जिससे उनका विवेक और ज़्यादा बढ़ा, ठीक है। वो और ज़्यादा बुद्धिमान हुए, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने जब बाइबल को पढ़ा तो उनको ये भी पता चला कि चर्च जो है वो उनको क्या क्या झूठ बोलता था, ठीक है। एंड उनको काफ़ी इन्फॉर्मेशन बुक्स पढ़ने के बाद मिली। अब उनको चर्च पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता था बाइबल में लिखी हुई बातों को जानने के लिए। पहले क्या था, पहले मोनोपोली थी, मतलब कि एकाधिकार था चर्च का एंड जो अभिजात वर्ग था, राजा वगैरह, उन सब का बुक्स के ऊपर, ठीक है। क्योंकि वो अमीर होते थे तो वही बुक्स पढ़ पाते थे, क्योंकि बहुत महंगी बुक आती थी। तो जो चर्च के पोप होते थे वो बोलते थे कि हम पढ़कर तुम्हें सुना देंगे। बट जैसे जैसे प्रिंटिंग प्रेस डेवलपमेंट हुआ, ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस की मशीन आ गई, बुक्स छपने लग गई, तो आम जनता भी वो बुक्स पढ़ने लग गई। अब उनको किसी पर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं थी ये जानने के लिए कि बाइबल में क्या लिखा है, वो खुद ही पढ़ सकते थे, ठीक है। इसके अलावा अब जो नॉलेज थी वो असेसिबल हो गई, ठीक है। शिक्षा जो है वो आम जनता के लिए सुलभ हो गई, सस्ते दामों पर किताबें मिलने लग गई। पहले चर्च लोगों को ये बोलता था अपनी बात मनवाने के लिए कि ये चीज़ किताब में लिखी है, बाइबल में लिखी है, लेकिन क्योंकि अब लोगों के पास खुद के पास बाइबल आ गई थी तो अब लोगों को चर्च ये कहकर गुमराह नहीं कर सकता था कि ये किताबों में लिखा हुआ है, ठीक है। बाइबल का स्थानीय भाषाओं में अनुवाद किया गया, इसकी व्याख्या
पर पादरी और धर्मशास्त्रियों का एकाधिकार यानी कि जो मोनोपोली थी वो अब समाप्त हो गई। ठीक है, समय के साथ सच्चाई सामने आ गई। इस संदर्भ में बेकन ने एक कथन दिया है। बेकन ने कहा है, सत्य समय की पुत्री बन गई है, अस्तित्व की नहीं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। किसने कही है, क्यों कही है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बेकन ने कही थी ये लाइन। एंड कब कही थी, जब प्रिंटिंग प्रेस आ गई थी एंड भारी संख्या में किताबें छापी जानी शुरू हो गई थी। तो ठीक है, रेनेसा के टाइम पर। नेक्स्ट जो रीज़न था रेनेसा यानी कि पुनर्जागरण का, वो था धर्म के संबंध में नई नई मान्यताएं। मध्यकाल में लोग धर्म और चर्च के रीति रिवाजों से बंधे हुए थे, मतलब कि जो चर्च बोलता था वो लोग करते थे, रीति रिवाजों को फॉलो करते थे। लेकिन जब पुनर्जागरण काल आया तो लोगों को पता चल गया कि कौन से रीति रिवाज उनको मान्य है, कौन से नहीं। उनकी अवधारणाएं बदल गई। लोग जो थे वो परलोक में स्वर्ग की विचारधारा में पहले विश्वास करते थे। ठीक है, जब मिडिल एज थी, मतलब कि जब मध्य युग था, तो लोग परलोक में स्वर्ग की विचारधारा में विश्वास करते थे। वो मानते थे कि मरने के बाद हमारे कर्मों के अनुसार हमें या तो स्वर्ग मिलता है या नरक मिलता है। तो इस बात में वो बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे। एंड स्वर्ग और नरक का डर दिखाकर ही चर्च जो है वो लोगों के साथ काफ़ी ज़्यादा ये बोल सकते हैं हेर फेर करता था। ठीक है, लेकिन जब पुनर्जागरण काल आया तो धर्म में नए नए विचारों का विकास होना शुरू हो गया। अब लोगों की आस्था परलोक की बजाय इहलोक में बढ़ गई। मतलब कि लोगों ने अब ये विश्वास करना शुरू कर दिया कि हमने स्वर्ग या नरक तो देखा नहीं है, तो हम उसकी फिक्र छोड़कर इहलोक यानी कि इस लोक में अपना ध्यान देंगे कि इस लोक में हमें क्या करना है, क्या नहीं करना। ठीक है, इन नई मान्यताओं ने धर्म के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए, जिसने सुधार का आधार और पृष्ठभूमि बनाई। ये हम धर्म सुधार हम आगे पढ़ेंगे आने वाली वीडियोज़ में। फिलहाल के लिए आपको ये कारण भी ध्यान में रखना है, जब पुनर्जागरण के कारण पूछे जाएंगे तो आपको ये भी बताना होगा। नेक्स्ट जो रीज़न था वो था मंगोलियाई साम्राज्य का उदय हुआ। 13वीं शताब्दी में कुबलई खान ने क्या किया, मध्य एशिया में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है, जिसमें रूस, पोलैंड और हंगरी शामिल थे। जो कुबलई खान था उसके दरबार में विद्वानों और व्यापारियों का बहुत ज़्यादा सम्मान किया जाता था। उनको काफ़ी ज़्यादा इज्जत दी जाती थी। ठीक है, क्योंकि वो आर्ट एंड आर्किटेक्चर मतलब कि कला का काफ़ी ज़्यादा सम्मान करता था। ठीक है, उनका जो दरबार था वो पूर्व और पश्चिमों के विद्वानों का मिलन स्थल था। मतलब कि पूर्व और पश्चिम से अलग अलग विद्वान जो थे वो आते थे एंड वहाँ पर आकर डिस्कशन करते थे, चर्चाएँ करते थे अलग अलग विषयों पर। ठीक है, कला और साहित्य पर। तो क्योंकि एक जगह पर अगर अलग अलग देशों के लोग आएंगे, अलग अलग स्थान के लोग आएंगे, तो वो अपने साथ अपने आइडियाज़ लाएंगे, अपनी नॉलेज लाएंगे, अपना क्राफ्ट एंड आर्ट लेकर आएंगे। मतलब कि अपना कला का जो हुनर है वो भी साथ में लेके आएंगे। ठीक है, अपनी विचारधारा, अपनी उनकी जो आइडियोलॉजी होगी वो साथ लेकर आएंगे। तो इससे क्या होगा, कल्चरल एक्सचेंज होगा। एक दूसरे के कल्चर, एक दूसरे की संस्कृति के बारे में लोग वाकिफ़ होंगे। ठीक है, तो रेनेसां की पुनर्जागरण के पीछे इसका भी बहुत बड़ा अहम कारण था। ठीक है, अहम भूमिका इसने निभाई पुनर्जागरण के लिए, तो ये भी आपको लिखना होगा। ठीक है, इसके अलावा 1272 में प्रसिद्ध वेनिस यात्री मार्को पोलो कुबलई खान के दरबार में आया। उनकी यात्रा विवरण ने यूरोप वासियों के मानस यानी कि उनके मन को उद्वेलित कर दिया, मतलब कि चौंका दिया। मंगोल क्योंकि उनको उसके यात्रा वृत्तांत से, उनका जो यात्रा विवरण था, मार्को पोलो जब कुबलई खान के दरबार में गया था तो उसका एक यात्रा विवरण मिलता है हिस्टोरियंस को, तो उससे यूरोप वासी बिल्कुल चौंक गए, क्योंकि उसमें ये लिखा हुआ था कि मंगोलों के संपर्क के कारण ही यूरोप वासियों को कागज़, मुद्रण, कंपास यानी कि जो दिशा नापने का होता है कंपास कि ये कौन सी दिशा है वो, तथा बारूद का ज्ञान प्राप्त हुआ। मतलब कि बारूद, कंपास, कागज़ और मुद्रण, इन सब का जो ज्ञान था वो यूरोपियंस को किससे मिला था, मंगोलों से मिला था। ठीक है, तो ये बात उनके यात्रा वृत्तांत से पता चलती है। नेक्स्ट जो रीज़न है, नेक्स्ट जो कोज़ है पुनर्जागरण का, रेनेसां का, वो है शिक्षा और साहित्य का विकास। शिक्षा और साहित्य में विकास हो गया। उभरते मध्य वर्ग के प्रयासों से यूरोप के विभिन्न देशों में क्या हुआ, शिक्षा के प्रसार के लिए विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। ठीक है, स्पेन में एक बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी मिली है, कैडोनवा यूनिवर्सिटी, मतलब कि कैडोनवा विश्वविद्यालय। ठीक है, इसके अलावा उस काल के दौरान काफ़ी विद्वान और साहित्यकार हुए, जैसे दांते, पेट्रार्क, थॉमस। ठीक है, इन्होंने जो प्राचीन ग्रंथ थे उनका अलग अलग भाषा में अनुवाद किया। जैसे वर्तमान में भी आप देखते हैं जो हमारे एंशियंट टेक्स्ट हैं, मतलब कि जो हमारे पुराने
प्राचीन ग्रंथ है जैसे रामायण महाभारत, ओरिजिनली वो वैदिक संस्कृत में थे, ठीक है, लेकिन फिर हिस्टोरियंस ने उनका अलग अलग लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में, हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, तेलुगु, उर्दू, इन सब लैंग्वेजेस में उनका अनुवाद किया, ठीक है। तो उसी तरीके से यूरोप में भी हुआ। ये जो साहित्यकार थे दांते, थॉमस, पेट्रार्क, इन्होंने क्या किया, वहाँ के जो प्राचीन ग्रंथ थे उनका अनुवाद किया, जिससे जो लोग थे, ठीक है, लोकल जो लोग थे उनको भी ये पढ़ने का और समझने का अवसर मिला, ठीक है। उन्होंने भी अपने प्राचीन ग्रंथों को पढ़ा, जिससे उनकी जो थिंकिंग थी, उनकी जो सोच थी वो ज़्यादा स्वतंत्र हुई। अब वो अंधविश्वासों से मुक्त हो गए, जो कि रेनेसां यानी कि पुनर्जागरण का बहुत बड़ा लक्षण था, ठीक है। तो उम्मीद है ये टॉपिक आपको अच्छा लगा। ये सारे रीजंस, सारे कॉजेज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पुनर्जागरण के। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे। थैंक यू वेरी मच।